अब बस पापा। आशा का मन बहुत परेशान था। आज पापा ने फिर माँ के ऊपर हाथ उठाया था। बिमला उसकी माँ 70 साल की हो चली थी। इस उम्र में भी उसके 76 वर्षीय पिता जब तब अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे। अभी अभी मोबाइल पर माँ से बात करके उसका मन आहत हो चुका था, पर उसकी मजबूरी यह थी कि वह अपनी यह परेशानी किसी को बता नहीं सकती थी। अपने पति व बच्चों को भी कैसे बताती कि इस उम्र में भी उसके पिता उसकी माँ पर हाथ उठाते हैं। माँ के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बेटा, अब और नहीं सहा जाता है। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची है कि तुम्हारे पापा के हाथों से बरसते मुक्कों का वेग सह सके। पहले शरीर में ताकत थी, मार खाने के बाद भी लगातार काम में लगी रहती थी। कभी तुम लोगों पर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दी, पर अब मार खाने के बाद हाथ पैर पीठ गर्दन पूरा शरीर जैसे जवाब दे देता है। दर्द के कारण रात रात भर नींद नहीं आती है। कराती हूँ तो भी चिल्लाते हैं। शरीर जैसे जिंदा लाश में तब्दील हो गया है। जी करता है या तो कहीं चली जाओ या फिर मौत ही आ जाए, ताकि इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। पर दोनों ही बातें नहीं हो पाती। चलने तक को मोहताज हो गई हूँ। वैसे तो बचपन से उसने अपनी माँ को पापा से मार खाते देखा था। घर के हर छोटे बड़े निर्णय पर माँ की चुप्पी व पिता के कथन की मुहर लगते देखा था। वह दोनों के स्वभाव में परिचित थी। वह जानती थी कि सदा से ही घर गृहस्थी के प्रति बेपरवाह व लापरवाह पापा के साथ माँ ने कितनी तकलीफें सही हैं और बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपने गृहस्थी बसाई व बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। वरना पापा को तो यह तक नहीं मालूम था कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। वे तो अपनी मौज मस्ती में सदा ही रमे रहे। उन दोनों के व्यक्तित्व व व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहां माँ आत्मविश्वासी, ईमानदार, मेहनती, कुशल और सादगी पसंद महिला थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिता मस्त मौला, स्वार्थी, लालची और रसिया किस्म के इंसान थे, जो स्थिति के अनुसार अपना रंग बदलने में भी माहिर थे। आज भी दोनों के व्यक्तित्व में इंच मात्र की अंतर नहीं आया था। हाँ, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व कमजोर होने के कारण माँ थोड़ी चिड़चिड़ी अवश्य हो गई थी। इसलिए अब जब भी उनके बीच वाद विवाद की स्थिति बनती थी तो वे प्रत्युत्तर में पापा को बुरा भला जरूर कहती थी। यह बात पापा को कतई बर्दाश्त नहीं होती थी। आखिर सालों से वे उन होठों पर चुप्पी की मुहर देखते आए थे, सो इस बात को हजम करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती थी कि उनकी पत्नी उनसे जवान लड़ाती है। दोनों भाई भी यूं तो माँ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई में अक्सर पापा का ही पक्ष लिया करते थे। आशा को मालूम था कि पिछली बार जब पापा ने माँ पर हाथ उठाया था तो अत्यधिक आवेश व क्षोभ में माँ ने भी उन पर हाथ पकड़कर उन्हें झिंझोड़ दिया था और सख्त ताकीद की थी कि वे अब ये सब नहीं सहेंगी। तब आना फानी पापा ने सभी बच्चों को फोन लगाकर उन्हें उनकी माँ द्वारा की गई इस हरकत के बारे में बताया था। तब छोटे भैया ने घर पहुंचकर माँ को खूब लतार लगाई थी कि यह तक कह दिया था कि आपकी बहू आपसे 100 गुना अच्छी है, जो अपने पति के इस तरह का व्यवहार तो नहीं करती है। पता नहीं, पर शायद उनकी भी पुरुषवादी सोच माँ से इस कृत्य कृतज्ञ से आहत हो गई थी। जब आशा को बहुत बुरा लगा था, आखिर इन मर्दों को यह क्यों नहीं समझ आता कि औरत भी हार मान से बनी एक इंसान है। वह कोई मशीन नहीं जिसमें कोई संवेदना न हो। उसे भी दर्द और तकलीफ होती है। वह भी कितना और कब तक सहे, और आखिर सहे भी क्यों। भैया ने उससे भी फोन कर माँ की शिकायत की थी। इस उद्देश्य से
कि वह माँ को समझाए कि इस उम्र में ये बातें उन्हें शोभा नहीं देती। बोलना तो वह भी बहुत कुछ चाहती थी, पर इस डर से कि बात कहीं और न बिगड़ जाए, सिर्फ हाँ हो करके फोन रख दिया था। काश उस वक्त उसने भी सच्चाई बोलकर भाई का मुंह बंद कर दिया होता कि भैया, माँ से तो आपकी पत्नी की तुलना हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ना ही वे भाभी जैसी झूठ बोलने में यकीन रखती है और ना अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी रख सकती है। उन्होंने तो सदा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभाई हैं, बिना अपने अधिकारों की परवाह किए। पर आपकी पत्नी तो हमेशा से ही मस्त व बिंदास रही हैं। जब जब आपने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम किया है, तब तब उन्होंने क्या क्या तांडव किए हैं, क्या आपको याद नहीं है? और जबकि आप उनकी जी हुजूरी में हमेशा ही लगे रहते हो, तो वे आपका विरोध करेंगी ही क्यों? भाभी की याद करते करते आशा ने मुंह में जैसे करवाहट सी घुल गई। विचारों के भंवर से इसी तरह गोते लगाती हुई आशा की निद्रा दरवाजे की घंटी की आवाज से टूट गई। घड़ी की ओर निगाहें घुमाकर वह मन ही मन बुदबुदा उठी। अब कैसे होगा काम? बच्चे आ गए, आज उसका सारा काम पड़ा हुआ है। भारी मन से उठते हुए उसने दरवाजा खोला तो चहकते हुए दोनों बच्चे ने घर में प्रवेश किया। मम्मा, पता है आज ड्राइंग टीचर को मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी। पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैप किया। टीचर ने मुझे टू स्टार भी दिए हैं। देखो, नन्ही परी ने माँ को अपनी ड्राइंग शीट दिखाते हुए कहा। ओहो, मेरी रानी बिटिया तो बड़ी होशियार है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कहते हुए उसने नन्ही परी को गले लगा लिया। परी अभी 7 साल की थी। वह दूसरी क्लास में पढ़ती थी। उससे बड़ा सौरभ था, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था। मम्मा, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए पहले खाना लगा दो प्लीज। सौरभ अपना बैग रखते हुए बोला। ओके बच्चों, आप फ्रेश होकर जाओ, तब तक मैं जल्दी से आपके लिए खाना परोसती हूँ, कहकर आशा किचन की तरफ चल दी। उसने अभी तक कुछ भी खाने को नहीं बनाया था, बस काम वाली काम करके जा चुकी थी। लेकिन उसने घर भी नहीं समेटा था। बच्चों की पसंद ध्यान में रखते हुए उसने जल्दी से गर्मा गर्म पराठे और आलू फ्राइड बनाकर सॉस के साथ परोस दिया। बच्चों को खिलाते खिलाते भी उसने दिमाग में कुछ उधेड़ बूंद चल रही थी। कुछ देर बाद उसने दोनों बच्चों को तैयार कर अपनी पड़ोसिन सीमा के पास छोड़ा और खुद सीधा अपनी माँ के घर चल दी। वहाँ पहुंचकर पता चला कि पापा कहीं बाहर गए हैं। माँ की हालत देख उसकी रुलाई फूट पड़ी, पर उसने आंसुओं को जब्त कर वह बड़े ही शांत स्वर में बोली। माँ, चलो तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। लेकिन बेटा, एक बार और सोच ले, अभी बात ढकी हुई है, कल को आस पड़ोस समाज, बिरादरी, नाते रिश्तेदारों तक फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? बहुत बदनामी होगी हमारी। सब क्या सोचेंगे? माँ ने कुछ अनुनयपूर्ण कहा। जिसको जो सोचना है सोच ले, मगर अब मैं आपको और जुल्म सहने नहीं दूंगी। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और आप अब तक आप सब सहती आई हो। आपकी इसी सहनशीलता के पापा को और प्रोत्साहित किया, मगर अब पापा को यह बात समझनी ही होगी कि आप पर हाथ उठाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। माँ को तैयार कर ऑटो में उनका हाथ थाम कर उनके साथ बैठती आशा ने जैसे मन ही मन ठान लिया था, अब बस पापा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।